आज की कहानी एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जहां वार्निंग साइंस तो दिखते हैं लेकिन एक्शन तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। दिल्ली में हाल ही में आग की घटना हुई जहां 21 लोग आग के अंदर जलकर जिनकी मौत हो गई, जिसमें से 12 फॉरेनर्स थे और कुछ लोग बिल्डिंग के ऊपर से कूदने को मजबूर हो गए और कम से कम 8 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की इसमें लगी। आज हम दिल्ली की इस घटना पर ही बात नहीं करेंगे, बल्कि इंडिया में कुछ सालों पहले से ही इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ऐसी घटना को रोका जा सकता था? अगर रोका जा सकता था तो कैसे रोका जा सकता था, उसके ऊपर हम बात करेंगे। वेलकम्स टू दी मेहरुरा डायलॉग, जहां हर एक डायलॉग जिंदगी बदल सकता है और शायद आज वाला वही हो। दिल्ली ट्रेजेडी में आखिर हुआ क्या? दिल्ली के मालवीय नगर में एक बिल्डिंग में होटल चल रहा था, जहां ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट ऑपरेट हो रहा था। वहीं पर आग लगी और आग देखते ही देखते ऊपर के फ्लोर्स पर भी पहुंच गई, जिसकी वजह से ऊपर मौजूद लोग ट्रैप हो गए और वो बिल्डिंग के बाहर निकल नहीं पाए। कुछ लोग खिड़कियों से और फ्लोर के ऊपर से जंप करते हुए भी देखे गए। अब यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि इस तरह की ट्रेजेडी में आग से कम और बिल्डिंग की डिजाइन की वजह से ज्यादा मौतें होती हैं। बिल्डिंग के डिजाइन में एग्जिट रूट्स होने चाहिए, फायर अलार्म सिस्टम होना चाहिए, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए और स्टाफ को ये पता होना चाहिए कि इमरजेंसी सिचुएशन में आखिर करना क्या है। और तब पैनिक होता है अगर स्टाफ को ये सब कुछ नहीं पता होता है, और पैनिक की वजह से ही लोग ट्रैप होकर रह जाते हैं और मौतें होती हैं। फायर एंड सेफ्टी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर बिल्डिंग में कम से कम 2 एस्केप रूट्स होने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होनी चाहिए, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की प्लानिंग होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ मिसिंग था और यही वजह है कि आज पब्लिक का सबसे बड़ा सवाल है कि ये ट्रेजेडी आखिर रोकी जा सकती थी और क्यों इस इंसिडेंट ने सबको हिला दिया। इस फायर ने इसीलिए ज्यादा इम्पैक्ट किया क्योंकि ये एक डेंस पॉपुलेटेड एरिया में आती है और इस बिल्डिंग के मिक्स यूज का भी पता चला, जहां ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट चल रहा था और ऊपर गेस्ट अकोमोडेशन था। आग लगने के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपने घर के मैट्रेस तक जमीन पर बिछा दिए ताकि जंप करने वाले लोगों को चोट ना लगे। इस बिल्डिंग के अंदर फायर एंड सेफ्टी रेगुलेशंस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं था, सेफ्टी फंक्शंस बिल्कुल नहीं थे, जिसकी वजह से रेस्क्यू करने में, इवैक्यूएशन करने में काफी डिफिकल्टी आई। अब इस ट्रेजेडी के बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने एक्शन लेने की बात कही है और बिल्डिंग्स का इंस्पेक्शन करने की भी बात कही गई है, और जो लोग फायर एंड सेफ्टी रेगुलेशंस का कंप्लायंस नहीं करते हैं, उन बिल्डिंग्स को सील करने की बात की गई है और उन लोगों पर कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, तब एक्शंस अनाउंस कर दिए जाते हैं। मुश्किल होता है इस तरह के वायलेशंस को पहले पकड़ना। पहले लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, बिल्डिंग्स चल रही होती हैं, बुकिंग्स आ रही होती है, गेस्ट आ रहे होते हैं, और शायद इसी वजह से इंडिया में इस तरह की घटनाएं रिपीट होती रहती हैं। इंडिया में आखिर क्यों इस तरह की फायर ट्रेजेडीज रिपीट होती हैं? पिछले कुछ सालों में इंडिया में इस तरह की घटनाएं अलग-अलग शहरों में देखी गई हैं। फायर डिसास्टर्स हुए हैं। 2022 में ही दिल्ली के मुंडका इलाके में जहां एक 4 स्टोरी बिल्डिंग में आग लगी, जहां 26 लोग जलकर मर गए। उस बिल्डिंग में सर्विलांस कैमरा असेंबली का काम चल रहा था। आग फर्स्ट फ्लोर से शुरू हुई और देखते ही देखते उसने ऐसा विकराल रूप ले लिया कि 26 लोग जलकर सुहा हो गए। फिर 2024 में गुजरात के राजकोट डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह की आग लगी, जहां एक टीआरपी गेम जोन के अंदर आग से कम 24 लोग जलकर मर गए और मरने वालों के अंदर कुछ बच्चे भी शामिल थे। इसके बाद अक्टूबर 2025 में जयपुर के एक हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगी, जहां कम से कम
6 लोगों की आग में जलकर मौत हो गई और 5 लोग इंजर्ड भी हुए। ये घटना इसलिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थी क्योंकि ये घटना एक हॉस्पिटल में हुई थी, जो एरिया बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है, जहाँ पर सेफ्टी गाइडलाइंस का पूरा कंप्लायंस किया जाता है। और यहाँ पर आग का मतलब सिर्फ बिल्डिंग का डैमेज होना नहीं था, बल्कि क्रिटिकल पेशेंट्स जो एडमिट थे, उनको भी आग से बहुत बड़ा खतरा था। अब इन घटनाओं को अगर ठीक तरह से नोटिस किया जाए, तो पैटर्न क्लियर है, लोकेशन अलग है, साल भी अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है, नेग्लिजेंसी, पुअर एनफोर्समेंट, एग्जिट रूट्स का ना होना, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की कमी और हर ट्रेजेडी के बाद एक ही सवाल क्यों? हर बार यही सवाल उठते हैं कि फायर एनओसी था या नहीं, एग्जिट रूट्स थे या नहीं, या एग्जिट रूट्स ब्लॉक थे क्या, स्टाफ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए तैयार था या नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर थे या नहीं, हर बार यही सवाल। दिल्ली फायर सर्विस की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक जो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं उनको फायर एनओसी लेनी होती है और वो टाइम बाउंड होती हैं और वो सिर्फ 3 साल के लिए होती है। 3 साल के बाद फायर एनओसी जो है रिन्यू करानी पड़ती है और एक्सपायर होने से पहले 6 महीने पहले ही रिन्यूअल की एप्लीकेशन भी देनी पड़ती है। यानी सिस्टम में रूल्स बने हुए हैं, प्रॉब्लम तो तब होती है जब इन रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। फायर एंड सेफ्टी गाइडलाइंस के मुताबिक हर बिल्डिंग में स्मोक अलार्म सिस्टम्स होना चाहिए। यही नहीं, हर बिल्डिंग के हर फ्लोर पर, हर लेवल पर इस तरह के सिस्टम्स होने चाहिए और हर रूम के अंदर से 2 एस्केप रूट्स होने चाहिए और फायर अलार्म सिस्टम की रेगुलर इंस्पेक्शन भी होना चाहिए, ताकि अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसका पहले ही पता चल जाए। फायर एंड सेफ्टी गाइडलाइंस के मुताबिक ये भी एडवाइस किया जाता है कि जो फायर एंड एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर होने चाहिए, जो ईज़ी एक्सेसिबल हो और लोगों को उसका इस्तेमाल कैसे करना उसका भी पता होना चाहिए। और बिल्डिंग में किसी भी तरह के जो कंबस्टिबल आइटम्स होते हैं उनका स्टोरेज भी नहीं होना चाहिए और एग्जिट रूट्स कभी भी ब्लॉक नहीं होने चाहिए। ये सब एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस नहीं है, बल्कि लाइफ सेविंग स्टैंडर्ड्स हैं जिन्हें फॉलो किया जाना चाहिए। दिल्ली फायर ट्रेजेडी सिर्फ एक न्यूज नहीं है, ये उस लॉन्ग लिस्ट का हिस्सा है जहां इंडिया में सेफ्टी कंप्लायंस सिर्फ पेपर तक ही सीमित रहता है, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन गायब रहती है। मुर्गा से लेकर जयपुर, जयपुर से लेकर राजकोट, हर जगह यही रिजल्ट, लॉस ऑफ लाइफ। हर फायर ट्रेजेडीज में कुछ रिपीटिंग लैप्स दिखाई देते हैं, जैसे फायर एग्जिट रूट्स का ना होना या एग्जिट रूट्स का ब्लॉक होना, फॉल्टी वायर सिस्टम होना, मॉक ड्रिल्स का ना होना, स्टाफ को इमरजेंसी प्रिपेयरनेस का ट्रेनिंग नहीं मिलना, इलीगल कंस्ट्रक्शन और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस का होना और सबसे ज्यादा डेंजरस, कुछ नहीं होगा, ये एटीट्यूड है जिसकी वजह से जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। प्रॉब्लम फायर नहीं होती है, बल्कि फायर से पहले केयरलेसनेस होती है। अब सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट अपने लेवल पर इस पर क्या एक्शन लेगी। अब सवाल ये है कि आगे क्या, आगे हम क्या कर सकते हैं। पहला हम जो कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट और रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए। हर बिल्डिंग जैसे हॉस्पिटल्स, होटल्स, हॉस्टल्स, मॉल्स, सिनेमा हाउसेस, हर किसी का सरप्राइज ऑडिट होना चाहिए। और दूसरा, हर बिल्डिंग की फायर एनओसी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि कंज्यूमर इजीली ये देख सके कि किसके पास फायर एनओसी है और किसके पास फायर एनओसी नहीं है, किसकी फायर एनओसी रिन्यू हो चुकी है या एक्सपायर हो चुकी है। अब इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना होगा।
तीसरा, जो भी बिल्डिंग्स कंप्लायंस को फॉलो नहीं करती है, उन्हें तुरंत ही सील कर देना चाहिए, ना कि सिर्फ ट्रेजेडी होने के बाद। और जो चौथा है, जो हम कर सकते हैं, कि जो हाई रिस्क कैटेगरी वाली बिल्डिंग्स हैं, जैसे होटल्स, हॉस्पिटल्स या हॉस्टल्स या कोई भी एंटरटेनमेंट के स्पेसेस, उनका थर्ड पार्टी सेफ्टी ऑडिट मैंडेटरी कर देना चाहिए। अभी हमने बात की कि गवर्नमेंट अपने लेवल पर क्या कर सकती है, लेकिन बिल्डिंग ओनर्स अपने लेवल पर भी कुछ कर सकते हैं। हर बिल्डिंग ओनर, चाहे वो होटल्स का ओनर हो, चाहे किसी एंटरटेनमेंट स्पेस का ओनर हो या हॉस्टल का ओनर हो, अगर वो इस वीडियो को देख रहा है, तो मैसेज क्लियर है। फायर सेफ्टी कोई एक्सपेंस नहीं है, बल्कि इंश्योरेंस है। हर फ्लोर पर अलार्मिंग सिस्टम होना चाहिए। एग्जिट रूट्स क्लियर होने चाहिए, वो ब्लॉक नहीं होने चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर्स स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर डिस्प्ले होने चाहिए। स्टाफ को इमरजेंसी सिचुएशंस की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, मॉक ड्रिल्स होनी चाहिए और फायर अलर्ट सिस्टम का रेगुलर इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस भी होना चाहिए। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स जैसी लिस्ट भी डिस्प्ले होनी चाहिए। ये वो काम है जो हर बिल्डिंग ओनर अपने लेवल पर कर सकता है और जो कि मैंडेटरी भी है। अक्सर हर ट्रेजेडी के बाद हम विक्टिम्स की गिनती गिनते हैं, लेकिन दरअसल अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। दिल्ली फायर ने फिर से ये दिखा दिया कि इंडिया की जो मिक्स बिल्डिंग्स है वो कितनी अनसेफ है। तो फ्लोर पर जहां गेस्ट अकोमोडेशन था और ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट ऑपरेट हो रहा था और बीच में इमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लानिंग का गैप, ये बहुत ही बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन था, जिसकी वजह से इस तरह की घटना हो पाई और जो कि बहुत पेनफुल भी था। राजकोट गेम जोन ट्रेजेडी ने एंटरटेनमेंट स्पेस के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर सवाल उठाए, तो वहीं जयपुर हॉस्पिटल्स की फायर ने हेल्थ केयर इंडस्ट्री के इमरजेंसी प्रिपेयरनेस को एक्सपोज किया। तो मुंडका ने कमर्शियल बिल्डिंग्स का किस तरह से इलीगली ऑपरेशन हो रहा था उसको उजागर किया। पर हर जगह एक लाइन कॉमन थी, केयरलेसनेस। 21 लोग, 21 फैमिलीज, 21 फ्यूचर्स, ये सिर्फ गिनती नहीं है, बल्कि जिंदगियां हैं जो इस फायर में तबाह हो गई। किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी की बहन, तो किसी का हस्बैंड, तो किसी का फ्रेंड। इन सबकी जिंदगियां बचाई जा सकती थी, लेकिन जो हो ना सका। अब जो दिल्ली में हुआ, वो फिर से किसी दूसरी सिटी में भी रिपीट हो सकता है। अगर ये जो सीख हमने ली है, वो सिर्फ हेडलाइंस तक ही सीमित रह गई तो। अब टाइम आ गया है कि फायर सेफ्टी को पेपर वर्क से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए और पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, ताकि हर इंसान को ये पता हो कि किस बिल्डिंग को फायर एनओसी मिली हुई है और किसको नहीं, किसकी फायर एनओसी एक्सपायर हो चुकी है और किसकी नहीं। ये सब रूल्स रेगुलेशन विजिबल होने चाहिए। दिल्ली की ये ट्रेजेडी हमें सिखा रही है, हमें बता रही है कि अगर फायर सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, तो इस तरह की घटनाएं कभी भी हो सकती हैं। अब आप क्या सोचते हैं? क्या सेफ्टी रूल्स सिर्फ पेपर वर्क तक ही सीमित रहना चाहिए या इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए ग्राउंड लेवल पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।